बच्चों हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 ऋणपत्रों का निर्गमन एवं मोचन। इसके भाग 1 में हमने ऋणपत्रों के सामान्य अर्थ को समझा, ऋणपत्रों के प्रकार को समझा और साथ ही साथ ऋणपत्रों के निर्गमन पर क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं उसके बारे में बात की थी। आज भाग 2 में हम बात करेंगे ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन, ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन और साथ ही साथ अभिदान। तो आइए शुरू करते हैं ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन। अंश पूंजी वाले अध्याय में आपको बताया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 में अंशों को बट्टे पर निर्गमन करने की मनाही की गई है, यानी कोई भी कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है, कुछ स्थितियों को छोड़कर। सामान्य जनता में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह मनाही ऋणपत्रों के लिए नहीं है, यानी ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है। अब ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन से क्या आशय है? जब भी कोई ऋणपत्र उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है तो यह कहलाता है ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन। जैसा कि स्पष्ट है कि मान लीजिए कंपनी ने एक ऋणपत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए तय किया, किंतु उसे 95 रुपए या 90 रुपए पर ही निर्गमित किया, तो ये जो अंतर है वो बट्टा कहलाएगा और ये कंपनी के लिए हानि होगा, जिसे प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं। जब ऋणपत्रों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है तो यह ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। जैसे कि 100 रुपए अंकित मूल्य का एक ऋणपत्र 95 रुपए प्रति ऋणपत्र पर जारी किया। ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा एक पूंजी हानि है, पूंजीगत हानि, यानी ऐसी हानि जिसका संबंध 1 वर्ष से नहीं बल्कि आगे आने वाले कई वर्षों से है, 5 साल, 7 साल या 10 साल। इसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर अदर नॉन करंट असेट शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपने ऋणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को अदर करंट असेट्स, असेट साइड में अदर करंट असेट्स जो हेड है उसके नीचे दिखाया जाता है। लेकिन एक मुख्य बात जो समझने की है वो ये है कि यदि कोई डिस्काउंट की राशि, कोई बट्टे की राशि आपने ऐसे निर्धारित कर ली है जिसे आप आने वाले 12 माह के अंदर अंदर अपलिखित कर देंगे, तो फिर वो अदर नॉन करंट असेट्स में ना दिखाकर बल्कि अदर करंट असेट्स हेड के नीचे दिखाई जाएगी, क्योंकि फिर वो करंट असेट्स बन जाएगी। देखिएगा जरा, अगर बात की जाए, जैसे आपको मैं समझाता हूं, मान लीजिए आपने ऋणपत्र 1 लाख रुपए के जो ऋणपत्र हैं वो आपने बट्टे पर जारी किए, जिसका बट्टा है 10,000, और आपने डिसाइड किया है कि आप इन ऋणपत्रों का आने वाले 5 सालों में शोधन कर देंगे। तो हर वर्ष की जो हानि है वो कितनी होगी? 2,000 रुपए। इसका मतलब आने वाले हर साल में आप 2-2 हजार रुपए लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो चिट्ठा बनाते समय जो 2,000 रुपए हैं वो तो ऐसे होंगे जो आने वाले 12 माह के अंदर अंदर लाभ हानि खाते से अपलिखित कर दिए जाएंगे, लेकिन बाकी बचे जो 8,000 रुपए हैं उनको अपलिखित करने में अभी 12 माह से ज्यादा का समय लगेगा। आपको 2,000 और 8,000 समझ में आ रहे होंगे। ये 8,000 किस तरीके से आए? हमने 1 लाख रुपए के ऋणपत्र जारी किए हैं 10% बट्टे पर, तो ये बट्टा हो गया 10,000 रुपए, और हमने इन ऋणपत्रों को 5 वर्ष के लिए जारी किया है, तो प्रत्येक वर्ष की हानि अगर देखी जाए तो 2,000 रुपए होगी, ऐसा मान लीजिए। तो यहां अगर बात की जाए तो जो 2,000 रुपए पहले वर्ष की हानि है वो आने वाले 12 माह के अंदर अंदर अपलिखित कर दी जाएगी, लेकिन आगे आने वाले 4 वर्षों की हानि जो है वो 8,000 रुपए, अभी उसे अपलिखित करने में 12 माह से ज्यादा का समय लगेगा। तो जिस डिस्काउंट को 12 माह से ज्यादा का समय हो अपलिखित करने में, उसे अदर नॉन करंट असेट्स के नीचे चिट्ठे में दिखाया जाएगा, और जिस डिस्काउंट की राशि को 12 माह आने वाले 12 माह के अंदर अंदर अपलिखित कर दिया जाएगा, उसे चिट्ठे में अदर करंट असेट शीर्षक के नीचे दिखाया जाएगा। अगर इस उदाहरण की बात करूं तो ये 2,000 रुपए बैलेंस शीट में करंट असेट्स जो हेडिंग है
अदर करंट असेट्स जो हेडिंग है उसके नीचे दिखाया जाएगा, जबकि जो 8,000 रुपए हैं वो अदर नॉन करंट असेट्स हेडिंग के नीचे दिखाया जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान दें। अब बात आती है कि बट्टे पर निर्गमन की क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी, क्योंकि आपने अंश निर्गमन में बट्टे को नहीं पढ़ा है, केवल पुनर्निर्गमन पर बट्टा था और वहां पर तो आपने बट्टे के लिए शेयर फॉरफिटेड यूज किया है। तो यहां पर बट्टे के लिए शब्द यूज किया जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और जरा एंट्री देखिएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आप एंट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बंटन को देय करने वाली एंट्री है जो आप करते थे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बस फर्क इतना सा है कि इसमें डिस्काउंट को डेबिट कर दिया गया है। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? जिस तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका लाभ होता था, आप उसे प्रविष्टि में क्रेडिट करते थे, उसी तरीके से डिस्काउंट कंपनी के लिए हानि है, क्योंकि 100 रुपए का ऋण पत्र 90 या 95 रुपए में ही कंपनी ने निर्गमित किया है। तो ये तो समझ में आता है, इसे डेबिट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि इसे कौन सी किस्त के साथ डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम किसी भी किस्त के साथ देय हो सकती है, प्रश्न की सूचना पर निर्भर करता है और हम उसे उसी अनुसार क्रेडिट किया करते थे। लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के लिए आपको प्रश्न में कोई सूचना नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा बंटन के साथ ही डेबिट किया जाएगा। आइए अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अगले उदाहरण की बात करते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 2 की। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 रुपए पर 10,000 12% ऋण पत्रों को 5% के बट्टे पर निर्गमित किया। यानी 100 रुपए का एक ऋण पत्र 95 रुपए पर जारी किया गया है। आवेदन पर 40 रुपए और बंटन पर 55 रुपए लिए जा रहे हैं। बस 2 ही किस्तें हैं। इसकी रोजनामचा प्रविष्टियां करें, आपको जर्नल प्रविष्टियां करनी है तो 2 अगर किस्तें हैं तो 4 एंट्रीज होंगी, तथा यह मानकर चलें कि इसकी सभी किस्तें यथानुसार प्राप्त हुई है। इसके साथ ही तुलन पत्र भी आपको बनाना है। तो तुलन पत्र बिल्कुल आपको जैसे आपने पिछले चैप्टर अंश पूंजी के लिए लेखांकन में बनाना था वैसे ही यहां पर बनाना है, लेकिन यहां पर आप ऋण पत्र जारी कर रहे हैं और ऋण पत्र जारी कर रहे हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि ऋण पत्र को नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। और बट्टे के कॉन्सेप्ट को भी यहां पर आपको समझना होगा, क्योंकि वहां पर अंश पूंजी के लिए लेखांकन में बट्टा था ही नहीं तो हमने उसे चट्टे में नहीं दिखाया, लेकिन यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है तो इसे किस कॉन्सेप्ट के तहत दिखाएंगे वो इस एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं पहली जर्नल प्रविष्टि, जो कि होगी 4 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 गुणा 40 4 लाख रुपए। जिसकी एंट्री होगी 10,000 गुणा 40 से। अब इसे डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी सेकंड प्रविष्टि जैसा आप वहां पर किया करते थे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और ये भी हो जाएगी 4 लाख रुपए से। बंटन यहां पे 55 रुपए बताया गया है और आपको डिस्काउंट के लिए समझा दिया है कि डिस्काउंट को बंटन के साथ ही डेबिट करेंगे क्योंकि वो कंपनी की हानि है। और इसकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। फिर से सुने, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर। यहां लिखा जाएगा 10,000 गुणा 55, यहां लिखा जाएगा 10,000 गुणा 5, तो ये तो आता है 5,50,000, ये आता है 50,000 और यहां पर आ जाएगा पूरा 6 लाख। अब बात आती है रकम प्राप्ति की, तो बंटन में 5,50,000 रुपए प्राप्त किए जाएंगे क्योंकि सभी राशियां समय पर प्राप्त हुई है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट और राशि होगी 5,50,000। जर्नल प्रविष्टियां करने के बाद अब बात करते हैं तुलन पत्र की। तुलन पत्र के लिए बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनानी होगी। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट
इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो कि लायबिलिटी साइड की हेडिंग है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसके नीचे डिवेंचर आएंगे जो अभी हम नोट टू अकाउंट्स शुरू करेंगे। और असेट्स में कुछ मदे हैं जिस तरीके से नॉन करंट असेट्स है, अदर नॉन करंट असेट्स है, और साथ ही साथ करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट असेट्स, इस तरह की कुछ मदे दे रखी है, वो बात करते हैं। आइए पहले नोट टू अकाउंट्स हम तैयार करेंगे, तब जाकर हम इसे फिल अप कर पाएंगे। नोट टू अकाउंट्स में 10,000 डिबेंचर 12% आपने 100 रुपए का एक है, हालांकि 95 पर जारी किए हैं लेकिन अंकित मूल्य से ही गुणा किया जाएगा, तो ये रकम आएगी 10 लाख रुपए। अब डिस्काउंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आपको जो 50,000 रुपए का डिस्काउंट यानी कि हानि हुई है, इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है नॉन करंट असेट्स के नीचे, लेकिन ये एक हानि है और इसे धीरे धीरे लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाएगा। तो कंपनी अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई डिस्काउंट ऐसा है जिसे आगे आने वाले 12 महीने में आप अपलिखित कर देंगे तो उसे आपको नॉन करंट असेट्स ना मानकर बल्कि अदर करंट असेट्स मानना है। तो इस प्रश्न में क्या किया गया है, ऐसा मान लिया गया है कि ऋण पत्रों का शोधन आगे आने वाले 10 सालों में कर दिया जाएगा, ऐसा माना गया है। प्रश्न में नीचे टिप्पणी दी गई है इस तरीके से, यह माना गया है कि ऋण पत्रों का मोचन या शोधन 10 वर्ष में कर दिया जाएगा। तो इससे आपके डिस्काउंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब यह होगा कि 50,000 का जो डिस्काउंट है इसमें प्रत्येक वर्ष 5-5 हजार रुपए की हानि लाभ हानि खाते से अपलिखित कर दी जाएगी। तो इस साल जब हम चिट्ठा बना रहे हैं तो आगे आने वाले 12 महीनों में 5,000 रुपए की रकम लाभ हानि खाते में जाएगी, और यदि डिस्काउंट आगे आने वाले 12 महीनों में अपलिखित कर दिया जाए तो उसे नॉन करंट असेट्स ना मानकर बल्कि अदर करंट असेट्स के नीचे दिखाया जाता है। तो यहां मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप इस 50,000 के डिस्काउंट के 2 टुकड़े कर लीजिए। 5,000 वो जो आगे आने वाले 12 महीनों में अपलिखित कर दिया जाएगा और बाकी बचेगा 45,000 वो आगे आने वाले 9 सालों में अपलिखित किया जाएगा, तो उससे अदर नॉन करंट असेट्स ही मानना है, ऐसा प्रश्न में माना गया है। आप अगर ये नहीं मानते तो आप पूरे 50,000 अदर नॉन करंट असेट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसा बुक में सॉल्यूशन किया गया वो क्यों किया गया, वो ऐसा इसलिए किया गया है कि वो ये मान रहा है कि अगले वर्ष 5,000 मतलब 10% राशि का शोधन कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आगे बात की जा रही है। तो यहां पर हम इसे किस तरीके से दिखाएंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 45,000 रुपए दिखाएंगे क्योंकि ये आगे आने वाले 9 सालों में अपलिखित होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये अभी निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको 9,50,000 रुपए टोटल प्राप्त हुआ है। 4 लाख का बैंक ये है और 5,50 का ये है, तो बैंक में लिख दीजिए आप 9,50,000 रुपए। अदर करंट असेट्स डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये है 5,000 रुपए जो आप आगे आने वाले 12 महीने में अपलिखित करेंगे। अब इनका प्रेजेंटेशन करते हैं। आइए, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि है 10 लाख नोट टू अकाउंट्स में एक में, उसके बाद में यहीं पर आप टोटल लगा दीजिए क्योंकि आपकी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई है, लायबिलिटीज में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। नॉन असेट्स में नॉन करंट असेट्स अदर नॉन करंट असेट्स में 45,000 रुपए जो कि डिस्काउंट के आपने तैयार किए हैं। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो करंट असेट्स के नीचे है वो आपने तैयार किया है 9,50,000 रुपए से, और साथ ही साथ करंट असेट्स के नीचे ही अदर करंट असेट्स आपको लिखनी है कितना, 5,000 रुपए। और आप देख रहे हैं कि आपकी बैलेंस शीट का टोटल इसका भी हो जाता है 10 लाख रुपए। और नोट टू अकाउंट्स में डाल दें आपने, अगर आप अपने नोट टू अकाउंट्स में देखें तो आपने अदर नॉन करंट असेट्स जो तैयार की है वो 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। इस तरीके से बैलेंस शीट में आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जैसा कि नोट टू अकाउंट्स में दिखाया गया है। ये अजम्पशन ली गई है कि आगे आने वाले 10 सालों में ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाएगा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बट्टे पर निर्गमन को समझने के बाद अब बात करते हैं प्रीमियम पर निर्गमन की। प्रीमियम पर निर्गमन, जैसा कि आपने अंश पूंजी लेखांकन में पढ़ा कि कोई भी कंपनी जब अपने अंशों को अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर जारी करती है
तो यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट ऋण पत्रों पर लागू होगा। जब कोई कंपनी अपने अंशों को अपने ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर निर्गमित करती है तो यह ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो एक 100 रुपए अंकित मूल्य का ऋण पत्र यदि 110 या 105 पे जारी किया जाए तो यह होगा ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन कंपनी के लिए लाभ है। इसे चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के नीचे दिखाया जाता है। यह प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो इसका जो एंट्री सिस्टम है वो होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो प्रीमियम है वो बंटन के साथ ही हो, लेकिन सामान्यतः बंटन के साथ होता है और इसे प्रविष्टि में क्रेडिट करते हैं क्योंकि कंपनी के लिए लाभ है। या आवेदन के साथ हो तो आवेदन में क्रेडिट किया जाएगा, प्रथम मांग के साथ हो तो प्रथम मांग में क्रेडिट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे समझने के लिए। उदाहरण संख्या 3, XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 2000 10% ऋण पत्रों को 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किया, यानी कि 100 रुपए के ऋण पत्र को 110 रुपए पर जारी किया गया। आवेदन पर 50 रुपए और बंटन पर 60 रुपए। सभी ऋण पत्र पूर्णतः अभिदत्त हुए और संपूर्ण राशि यथोचित प्राप्त हुई। कंपनी की खाता पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां अभिलिखित करें और साथ ही साथ तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा भी आपको बनाना है। लेकिन अगर यहां बात की जाए तो प्रश्न में प्रीमियम 10 रुपए बताया गया है, लेकिन यह सूचना नहीं दी है कि प्रीमियम कौन सी किस्त के साथ देय है, तो सूचना के अभाव में प्रीमियम को बंटन के साथ देय माना जाता है, तो आपको इसे अलॉटमेंट में क्रेडिट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल प्रविष्टियां। सबसे पहले 2000 ऋण पत्र और बंटन राशि है 50 रुपए। 2000 को 50 से गुणा करेंगे तो राशि आती है 1 लाख। इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन और राशि होगी 1 लाख रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और इसकी भी राशि होगी 1 लाख रुपए। यहां पर बंटन 60 रुपए से दिया गया है, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर अलॉटमेंट में लिखा जाएगा 2000 गुणा 60, 1,20,000। डिबेंचर्स में लिखा जाएगा 2000 गुणा 50 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखा जाएगा 2000 गुणा 10। तो राशियां होगी डिबेंचर्स में 1 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000। पूरी बंटन राशि प्राप्त कर ली जाएगी क्योंकि कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है, बल्कि सभी राशियां पूर्णतः अभिदत्त भी हुई है और सभी राशियां यथोचित प्राप्त भी हुई है। तो बंटन को प्राप्त करने की प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट और राशि होगी 1,20,000 रुपए। अब बात करते हैं तुलन पत्र की। तो तुलन पत्र में क्या क्या दिखाया जाएगा यही आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो 2 लाख रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र जारी किए हैं। 2 लाख को 100 से गुणा करके उसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो पक्ष है उसमें दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राप्त हुआ है उसे भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में दिखाया जाएगा। और कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक की अगर बात की जाए
तो 1,00,000 रुपए से बैंक आपने ये डेबिट किया है और 1,20,000 से दूसरी जगह डेबिट किया है, तो बैंक में जो रकम होगी उसकी योग जो उसका होगा वो होगा 2,20,000 रुपए। तो आइए चिट्ठे से पहले बात करते हैं नोट टू अकाउंट सी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 20,000 रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें डिबेंचर्स की राशि होगी फेस वैल्यू के बराबर 2,00,000 रुपए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2,20,000 रुपए। ये तो बात हुई नोट टू अकाउंट्स की। अब इन्हें चिट्ठे में दिखाएंगे तो इसे शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से लिखेंगे, इसे नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से लायबिलिटीज में लिखेंगे, और इसे असेट्स में करंट असेट्स के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से लिखेंगे। तो ये आपका चिट्ठा है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस जो कि है 20,000, और ये आपने नोट नंबर 1 में तैयार किया है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि डिबेंचर्स हैं, इन्हें आप लिखेंगे 2,00,000, ये नोट नंबर 2 में तैयार किया है, और इसका टोटल है 2,20,000। इसके बाद अगर बात की जाए तो असेट साइड में करंट असेट्स के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 2,20,000 रुपए है, और ये आपने नोट नंबर 3 में तैयार किया है, और बैलेंस शीट का टोटल हो गया 2,20,000 रुपए। इसी के साथ उदाहरण संख्या 3 पूरा होता है। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 4 की। ए लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 रुपए पर 5,000 10% ऋण पत्र 10 रुपए प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए, यानी वही 100 रुपए का एक ऋण पत्र 10 रुपए प्रीमियम पर जारी किया गया है, जो निम्नानुसार देय है। आवेदन पर 25 रुपए, बंटन पर 45 रुपए, और प्रथम एवं अंतिम मांग पर 40 रुपए। 45 रुपए बंटन में 10 रुपए प्रीमियम शामिल है, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। सभी ऋण पत्र पूर्णतः अभिदत्त हुए और समस्त राशि यथानुसार प्राप्त हुई। कंपनी की गाथा पुस्तकों में सभी आवश्यक प्रविष्टियां देनी है, और फिर से आपको तुलन पत्र तैयार करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 5,000 को गुणा किया जाएगा 25 से, और इसे गुणा करने के बाद ये जो रकम आएगी वो होगी 1,25,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,25,000 रुपए। $5,000 गुणा 25। आगे अगर बात की जाए तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट खोला गया है उसे डिबेंचर खाते से बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। इस एंट्री का प्रभाव यह होता है कि डिबेंचर एप्लीकेशन आपकी पुस्तकों से बंद हो जाता है और डिबेंचर अकाउंट को ओपन कर दिया जाता है। तो इसकी भी राशि होगी 1,25,000 रुपए। अब अगर बात की जाए तो अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा जो कि विथ प्रीमियम है। इसकी एंट्री होगी 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बार फिर से सुने, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां राशि 5,000 गुणा 45, डिबेंचर में 5,000 गुणा 35 और प्रीमियम में 5,000 गुणा 10 रुपए। राशि को अगर डाला जाए तो यह राशि होती है 2,25,000 रुपए। 5,000 को जब आप 35 से गुणा करते हैं तो ये राशि आती है 1,75,000 रुपए, और प्रीमियम की राशि आती है 50,000 रुपए। बंटन पूरा पूरा प्राप्त किया गया है, तो 2,25,000 रुपए प्राप्त करने की जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, और राशि होगी 2,25,000 रुपए। प्रथम एवं अंतिम मांग सवाल में 40 रुपए से बताई गई है। इसे देय करने की एंट्री होगी 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और इसकी राशि होगी 2,000 गुणा 40।
5000 गुणा 40, इसकी राशि होगी 5000 गुणा 40। 5000 गुणा 40 करने पर इसकी रकम आती है 2 लाख रुपए। अंतिम मांग प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी राशि होगी 2 लाख रुपए। तुलन पत्र में लायबिलिटीज पक्ष में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 2 मदें, शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को शामिल किया जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में डिवेंचर्स को शामिल किया जाएगा। और असेट साइड में करंट असेट्स के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको किस तरीके से निकालेंगे, हमारे बैंक में कितना पैसा जमा है वो आपको देखना होगा। 1,25,000 आवेदन में प्राप्त हुआ, 2,25,000 बंटन में प्राप्त हुआ, तो 1,25 और 2,25 इसका योग हो जाता है आपके 3,50,000 और 3,50,000 के बाद में 2 लाख रुपए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्राप्त हुआ, तो ये रकम हो जाती है 5,50,000। तो आइए चिट्ठा तैयार करने के लिए पहले बात करते हैं नोट टू अकाउंट्स की। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस ये अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि है 50,000 रुपए। डिबेंचर जो कि फेस वैल्यू से दिखे जाएंगे, 5,000 डिबेंचर हैं जो कि 100 रुपए के प्रत्येक हैं, तो ये हो जाएगी राशि 5 लाख रुपए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 5,50,000 कैसे आया, आपने जो जर्नल प्रविष्टियां की है उसमें जहां जहां आपने बैंक को डेबिट किया उसे जोड़ लीजिए। तो एंट्री नंबर 1 में आपने डेबिट किया है 1,25,000 रुपए से, एंट्री नंबर 4 में आपने डेबिट किया है 2,25,000 रुपए से, और एंट्री नंबर 6 में फिर से आपने डेबिट किया 2 लाख रुपए से। जब आप इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 5,50,000 रुपए। अब इसे बैलेंस शीट में लेकर चलते हैं। जब आप इसे चिट्ठे में दिखाएंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस जो कि है 50,000 रुपए, और ये आपने तैयार किया है नोट टू अकाउंट्स में 1 नंबर पर। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि है 5 लाख रुपए, जो डिवेंचर्स आपने तैयार किए हैं, और टोटल जो होगा इसका वो होगा 5,50,000 रुपए। असेट्स में करंट असेट्स के नीचे कैश एट बैंक जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से दिखाया जाएगा 5,50,000 रुपए, और बैलेंस शीट का योग होगा 5,50,000 रुपए। ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से नोट नंबर लगा दीजिए यहां पर। दोनों उदाहरणों के माध्यम से उदाहरण संख्या 3 और 4 में आपको प्रीमियम पर निर्गमन और साथ ही साथ उसका चिट्ठा तैयार करना समझा दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर जो कि है अधि अभिधान। अधि अभिधान क्या है? जैसा कि आपने अंश पूंजी के लेखांकन में पढ़ा कि जब कंपनी अंश प्रस्तावित करती है कम संख्या में और जनता से आवेदन प्राप्त होते हैं अधिक संख्या में, तो वो कहलाता है अधि अभिधान। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। जब जनता से प्रस्तावित ऋण पत्रों से अधिक संख्या के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति कहलाती है अधि अभिधान। जैसे मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड ने 10,000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले बाजार में प्रस्तावित किए, और जब आवेदनों का योग लगाया गया तो उनका योग 12,000 या 15,000 पता चला प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब यह होगा अधि अभिधान। अधि अभिधान पर जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है या तो इस राशि को आगे की किस्तों में समायोजित किया जाएगा, यदि आप यथानुपात बंटन करते हैं तो अतिरिक्त राशि जो आपको प्राप्त हुई है उसे आप आगे की किस्तों में समायोजित कर सकते हैं और आगे की किस्तों में उस पैसे की भरपाई कर सकते हैं और बाकी की शेष रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है अंश पूंजी के लेखांकन में। सेम इसी तरीके से यहां पर करना है। लेकिन यदि आपने किसी ऋण पत्रधारियों को जिन्होंने ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया उन्हें आपने ऋण पत्र नहीं दिए तो उन्हें आपको उन्हें उनकी राशि को वापस लौटाना होगा, जिसके संबंध में अगर बात की जाए तो लौटाने की प्रविष्टि क्या होगी, समायोजित करने की प्रविष्टि क्या होगी, वो जर्नल प्रविष्टियां यहां पर हमने ली है। अधि अभिधान में कुछ अतिरिक्त प्रविष्टियां की जाती हैं। पहली, आवेदन राशि वापस लौटाने पर जब आवेदन राशि प्राप्त होती है तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो जब आवेदन राशि को वापस लौटाया जाएगा तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आवेदन के आधिक्य को
आगे की किश्त में समायोजित करने पर। यदि यथानुपात बंटन किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, तो आप आवेदन के आधिक्य को आगे की किश्तों में समायोजित कर सकते हैं। और उसकी प्रविष्टि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डैश डैश, यहां डैश 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 इसलिए लिखा गया है कि यदि आप बंटन में समायोजित करते हैं तो जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर आप प्रथम मांग में समायोजित करते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और अगर आप अंतिम मांग में समायोजित करते हैं तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। साथ ही साथ बकाया मांग अधिविधान में यदि वहां पर हो जहां पर आपने पैसा समायोजित किया है तो बकाया मांग सामान्य तरीके से ना निकालकर एक अनुपातिक सूत्र द्वारा निकाली जाती है। यह बात आपको समझनी होगी। अधि अभिधान की स्थिति में उस किश्त में बकाया मांग हो जिस किश्त में आवेदन का आधिक्य समायोजित किया है तो बकाया मांग सामान्य रूप से नहीं निकाली जाती, यानी गुणा करके नहीं निकाली जाती है। ये हमने पिछले पार्ट में बहुत सवालों में अप्लाई किया है, बल्कि अनुपातिक सूत्र से निकाली जाती है। और वो अनुपातिक सूत्र फिर से आ गया है, वास्तविक प्राप्त योग्य राशि इनटू बकाया ऋणपत्र बटा निर्गमित ऋणपत्रों की संख्या। तो ये था आपका अधि अभिधान। आइए इसे समझने के लिए शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 5। एक्स लिमिटेड ने 40 रुपए आवेदन पर तथा 60 रुपए बंटन पर देय रखते हुए प्रति ऋणपत्र 100 रुपए पर 10,010% ऋणपत्रों को निर्गमित किया। यानी 100 रुपए का एक ऋणपत्र जिसमें आवेदन 40 रुपए पर और बंटन 60 रुपए पर है, 10,000 ऋणपत्र कंपनी ने जारी किए हैं। इसमें से 14,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन किए। हमने बाजार में प्रस्तावित किए 10,000 ऋणपत्र और आवेदन प्राप्त हुआ 14,000 ऋणपत्रों के लिए, तो यह स्थिति कहलाएगी अधि अभिधान। 9,000 ऋणपत्रों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार किया गया, यानी 9,000 ऋणपत्रों के आवेदनों को 9,000 ही ऋणपत्र बंटित किए, इन्हें पूर्ण बंटन किया गया। 2,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदनों पर 1,000 ऋणपत्र बंटित किए, जबकि 2,000 अलग से जो ऋणपत्र हैं उन्हें 1,000 ऋणपत्र बंटित किए। शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। सारी राशि यथानुसार प्राप्त हुई। इन लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। ये अधि अभिधान का प्रश्न तो है ही है, साथ ही साथ ये एक कैटेगरी क्वेश्चन है, श्रेणी वाला क्वेश्चन है, और ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम तालिका बनाते हैं। इस प्रश्न में यह नहीं बताया गया कि जो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है उसे कहां समायोजित करना है। जब ऐसा ना बताया जाए तो आपको केवल अतिरिक्त राशि को बंटन में समायोजित करना है और बाकी सारी राशि लौटा देनी है। तो यहां पर पहले हमें तालिका बनानी होगी। जब हमें बंटन में ही राशि समायोजित करनी है तो तालिका में सिर्फ 5 ही कॉलम बनेंगे। तालिका कुछ इस तरीके से है। आवेदन के आधिक्य का समायोजन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अलॉटमेंट, एक्सेस, एडजस्ट इन अलॉटमेंट, रिटर्न। हर एक कॉलम का अपना मतलब है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कितने आवेदन प्राप्त हुए, नंबर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब कितना कंपनी ने बंटित किया, एक्सेस कितना पैसा ज्यादा प्राप्त हुआ, एडजस्ट इन अलॉटमेंट ज्यादा जो प्राप्त हुआ उसमें बंटन में कितना समायोजित किया, रिटर्न जो ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ उसमें बंटन में समायोजित करने के बाद या बिना समायोजित के कितना पैसा वापस किया गया। ऐसे सवालों को करने के लिए पहले टेबल का टोटल लिख लेना चाहिए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन का टोटल आएगा 14,000 ऋणपत्र और नंबर ऑफ अलॉटमेंट का टोटल आएगा 10,000 ऋणपत्र। जैसा प्रश्न में दिया गया है कि हमने 10,000 अंश प्रस्तावित किए हैं और आवेदन प्राप्त हुआ है 14,000 का, तो हम 10,000 ही बंटित कर पाएंगे। पहली एप्लीकेशन है 9,000 ऋणपत्रों की, इन्हें बंटित भी कितने किए गए हैं, 9,000। दूसरी एप्लीकेशन है 2,000 ऋणपत्रों की, इन्हें बंटित कितने किए गए हैं, 1,000। आप देख रहे होंगे ये 10,000 ऋणपत्र पूरे हो चुके हैं, लेकिन इधर अभी भी 3,000 ऋणपत्र की एप्लीकेशन बाकी है। टोटल से निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का टोटल 11,000 आ रहा है, वो मैंने 14,000 में से घटा दिया है। तो पहले टोटल पुटअप कर दें, उससे टेबल आसान हो जाती है। और यहां लगा दीजिए
दीजिए डैश, क्योंकि इन्हें कोई ऋण पत्र बंटित नहीं किया है। अब बात करते हैं एक्सेस की। एक्सेस कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को घटा दीजिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को घटा दीजिए और फिर जो संख्या बचे उसे एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दीजिए। यहां पर एप्लीकेशन मनी जो बताई गई है वो है 40 रुपए। 9000 में से 9000 घटाने पर कुछ नहीं बचेगा तो एक्सेस भी कुछ नहीं आएगा। 2000 में से 1000 घटाए तो बचे 1000 और यहां पर 1000 को गुणा करेंगे 40 से तो राशि कितनी होगी? 40,000। 3000 को गुणा करेंगे 40 से तो राशि कितनी होगी? 1,20,000। अतिरिक्त राशि कितनी आई? 1,60,000। इन्हें तो पूरा पूरा इनका पैसा लौटाया जाएगा क्योंकि इन्हें कोई अंश ऋण पत्र बंटित नहीं किया है। लेकिन अब बात करते हैं इनकी। 1000 ऋण पत्र धारक जब बंटन चुकाएंगे तो 1000 गुणा 60 करने पर बंटन की रकम बनती है 60,000, जबकि इन्होंने आवेदन में कितना पैसा दिया है? 40,000। यानी कि आधिक्य बंटन से कम है, इसलिए पूरी राशि बंटन में समायोजित कर दी जाएगी। इन्हें कोई राशि रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। रिटर्न तो तब किया जाता जब यहां रकम 60,000 से अतिरिक्त होती। सपोज दैट 70,000 होती तो 60,000 समायोजित होते, क्योंकि 60,000 से ज्यादा समायोजित नहीं हो सकते क्योंकि बंटन पर इनकी देय राशि 60,000 रुपये और बाकी का पैसा रिटर्न होता। लेकिन यहां पर एक्सेस मनी ही 40,000 है जो कि बंटन राशि 60,000 से कम है, इसलिए पूरा समायोजन कर दिया जाएगा। तालिका तैयार करने के बाद अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14,000 ऋण पत्रों को गुणा किया जाएगा कितने से? 40 रुपए से, और इसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, जिसका अमाउंट होगा 5,60,000 रुपए। एक बार फिर से सुने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन और अमाउंट होगा 5,60,000 रुपए। $5,60,000 में से 10,000 ऋण पत्रों का पैसा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा तो 10,000 को गुणा करेंगे 40 से। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, इसकी राशि होगी 4 लाख रुपए। लौटाने की राशि है 1,20,000। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी राशि होगी 1,20,000 रुपए और राशि को समायोजित करने की अमाउंट है 40,000 रुपए, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर इसकी मिश्रित प्रविष्टि बनाई जाए 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक। तो आइए मिक्स एंट्री करते हैं। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक। राशि डाल देते हैं। यहां आएगा 5,60,000 रुपए, यहां पर आएगा 4 लाख रुपए, जो कि कैसे आया? 10,000 गुणा 40। और बाकी आपको आपकी टेबल बता रही है। बंटन में समायोजित होगा 40,000 रुपए और रिटर्न होगा 1,20,000 रुपए। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। बंटन को देय करने की अगर बात की जाए तो बंटन यहां पर दिया गया है 60 रुपए से, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, जिसका अमाउंट होगा 10,000 गुणा 60, राशि होगी 6 लाख रुपए। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और यहां पर राशि लिख दी जाएगी 6 लाख, जो कि किस तरीके से आई? 10,000 गुणा 60। जैसा कि आपको पता है कि बंटन राशि को देय किया गया है कितने रुपए से? 6 लाख रुपए से, लेकिन इसमें पहले से ही राशि समायोजित कर दी गई कितनी? 40,000 रुपए। तो अब आपको बंटन में प्राप्त होगा 5,60,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट और राशि होगी 5,60,000 रुपए। इसी के साथ अति विधान पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।